नमस्कार, आपके साथ सपना मदेशिया मैं हूं और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भीषण रेल हादसा हो गया है और इस हादसे को लेकर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रेल दुर्घटना हुई है और जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है और इसी के साथ प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। तो ये बेहद दुखद खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में ये बड़ा हादसा हो गया, जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और उन्होंने दुख जताते हुए संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि जो पीड़ित परिवार है उनके प्रति हमारी जो है संवेदना है। भगवान उन्हें जो है इस घड़ी में इस दुख को सहन करने के लिए शक्ति प्रदान करें। तो ये बेहद दुखद घटना हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बताते चले कि ये जो घटना हुई है पश्चिम बंगाल में हुई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से ये बड़ी जो है रेल दुर्घटना सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि इस पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि मेरी संवेदनाएं जो है शोकाकुल परिवारों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिव्यांग आत्माओं को शांति प्रदान करे और इसी के साथ साथ जो इस घड़ी में पीड़ित है उनके साथ हमारी संवेदना है। और चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा हो गया है, जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि रेल हादसा बहुत दुखद है और इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो ये बेहद दुखद हादसा जो कि पश्चिम बंगाल से है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरी घटना पर दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि जो पीड़ित परिवार है या फिर जो इस हादसे के शिकार हुए हैं उनके साथ हमारी संवेदना है। तो ये टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं अमित शाह का ट्वीट, जिसके जरिए उन्होंने इस बड़ी घटना पर शोक व्यक्त किया है। तो पश्चिम बंगाल पे जो है जलपाईगुड़ी में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर गृह मंत्री ने संवेदना व्यक्त की है। और चलिए अगली बड़ी खबर की रुख करते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए शाम 4 बजे नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस हाई लेवल मीटिंग में केंद्र, मणिपुर सरकार, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारी भाग लेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए मणिपुर में जो है गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक करेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है और इस बैठक में देखिए अमित शाह के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो क्या कुछ मणिपुर की स्थिति है, इस पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, जिसके जरिए ये बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है और इसके अलावा वो तमाम दिग्गज अधिकारी भी, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। उनसे बातचीत होगी कि क्या कुछ आखिरकार वो मामला था या फिर क्या कुछ स्थिति है, इस पर जो है बातचीत करने के लिए और बड़ी चर्चा करने के लिए ये बैठक की जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक गृह मंत्री अमित शाह के जरिए की जा रही है, जिसमें अमित शाह के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और वहीं इटली के अपूलिया में आयोजित 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आधिकारिक रूप से समापन हुआ, जहां हमारे सम्मेलन को कवर करने के लिए टीम पहुंची थी। चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने इटली के बसों में सफर किया, साथ ही इटली और भारत के रिश्तों को लेकर भी बताया कि इन दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हम आज ये 3 दिवसीय G7 समिट खत्म हो चुका है और इंटरनेशनल मीडिया सेंटर से हम लौट रहे हैं। और जैसा कि हम आपको बताते चले कि हम काम की वजह से जैसे कल भी लेट हो गए थे, आज फिर हम लेट हो गए, लेकिन आप इस पूरे बस को आप देखिए, हम इस पूरे बस पे अकेले हैं और खास तौर से हमारी रिक्वेस्ट पे पूरे बस में आप देखिए खाली है। ये सिर्फ हमारे लिए, हमें हमारी पूरी टीम को हमें ये बस मुहैया कराई गई है जो हमें अपने होटल तक और अपने गंतव्य तक छोड़ेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इटली और भारत के रिश्ते इसलिए बहुत ही मधुर हैं
क्योंकि दोनों देशों का जो दिल है वो बहुत बड़ा है। बारिश से मेरे सहयोगी रोजी एंथम के साथ मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, G7 समिट इटली से। और चलिए एक और बड़ी खबर की रुख करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन को लेकर इटली दौरा 2 दिवसीय पर थे, जहां पर अब वे वापस भारत लौट चुके हैं। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली के अपुलिया में फसानो शहर में लग्जरी रिसोर्ट बोर्गो एनगाछा में 13 से 15 जून तक हुआ था। इसी के साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास मेहमान के तौर पर G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था और पीएम मोदी ने भी बेहतरीन ढंग से भारत का प्रतिनिधित्व किया। और यूं तो भारत के साथ कुछ अन्य देशों को भी सम्मेलन में बुलाया गया था जो कि G7 के सदस्य नहीं हैं, पर सम्मेलन के दौरान भारत की धमक अलग नजर आई। तो ये बता दें आपको कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश का दौरा करते हैं तो देखिए भारत का एक अलग ही धमक देखने को मिलता है कि जिस तरह से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो डंका है वो हमेशा से बजता आ रहा है। और इस बीच भी ये आपको बता दें कि पीएम मोदी का जो ये इटली दौरा था बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास रहा, जहां उन्होंने कई देशों के जो है दिग्गज नेताओं से भी बात की, कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी उन्होंने जो है चर्चा की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए G7 शिखर सम्मेलन को लेकर जो है इटली के 2 दिवसीय दौरे पर थे और ये जो दौरा था बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि खासतौर से महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो धमक है वो अलग ही नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां वो अपनी एक छाप छोड़कर आते हैं और जिस तरह से बीते कुछ सालों में बात करें भारत की तो देखिए भारत अपने आप में एक वर्चस्व कायम कर चुका है और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी भारत का एक अलग नाम है। और जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए कहीं भी वो बात कर ले, अगर अभी फिलहाल वो इटली के दौरे पर थे तो वो अलग ही एक धमक देखने को मिला। जिस तरह से तस्वीरें भी सामने आई थी और हमने भी आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाई थी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए तमाम वो बड़े दिग्गज नेता भी आए और उन्होंने बातचीत की, चर्चा की। और इसी के साथ साथ विदेश नीति पर भी देखिए तमाम वो बड़े और महत्वपूर्ण विषयों पर भी बातचीत की, चर्चा की। और देश में या फिर विदेश की वो तमाम खासतौर से वो मुद्दे जो कि खासतौर से अगर बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, उस पर तमाम जो है बातचीत और चर्चा की। तो ये आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2 दिवसीय जो है इटली का दौरा था वहां पर वो पहुंचे, वहां पर तमाम दिग्गज नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद से देखिए कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हुए जिस पर उन्होंने बातचीत की और चर्चा भी की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड बृजमोहन रघुवंशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बृजमोहन, देखिए जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं वो अपना अलग ही एक छाप छोड़कर आते हैं। अब फिलहाल वो भारत लौट आए हैं, क्या कुछ उनकी जो है दौरा के क्या कुछ महत्वपूर्ण वो बिंदु थे और भारत लौटने के बाद से क्या कुछ तस्वीरें सामने आई? देखिए सपना, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो आपने अभी पक्ष रखा, ये मैं आपको बताते चलूं कि आमतौर से जब भी विदेश यात्राएं अब तक के प्रधानमंत्रियों द्वारा जो की गई है, और मैं लगभग इससे पहले मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ भी मैं यात्रा कर चुका हूं और मुझे ये सौभाग्य मिला है लगभग आधे दर्जन से ज्यादा मैं विदेश यात्राएं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कर चुका हूं। ये जो मेरी जो आखिरी ये यात्रा थी नरेंद्र मोदी जी के साथ में, और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी। और इस विदेश यात्रा को लेकर के न कि सिर्फ पूरे भारतवर्ष में, मैं ये आपको बताते चलूं कि पूरे इटली में इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा थी, क्योंकि जब इस पूरे G7 समिट में, हालांकि मैं आपको बताऊं कि G7 समिट में भारत समिट का सदस्य नहीं था, लेकिन स्पेशल इनवाइटी के तौर से बुलाया गया था। और भी कई देश थे जिनको बुलाया गया था, लेकिन मैं आपको बताऊं पूरी ईमानदारी से मैं आपको ये कह सकता हूं, क्योंकि इस 3 दिवसीय दौरे पे मैं पूरी तरीके से यहाँ पे लगातार मैं बना रहा। मैं यहाँ 13 तारीख को आ गया था, 13 से 15 तारीख तक यहाँ पे पूरी ये
बैठक थी, लेकिन ये समिट था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख को आए थे और वो उस दिन मध्यरात्रि को ही, वो सुबह 14 तारीख को पहुंचे थे और मध्यरात्रि को वो यहाँ से चले गए। लेकिन जो धमक भारत की यहाँ पे रही, स्पेशल इनवाइटी होने के बावजूद, और जिस प्रकार से दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच में जो एक, मैं आपको बताते चलूं कि सिर्फ एक देश के, मैं अगर इस बिंदु को मैं बोलूं तो देश से हटके भी एक भावनात्मक रिश्ते मुझे नजर आए। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से आप ये देखती हैं कि खास तौर से हमारे देश में धर्म को लेकर के एक आस्था अलग है, उसको हालांकि विपक्षी दल उसको अलग रूप में देते हैं, विपक्षी सोच के जो पत्रकार है वो उसको अलग रूप से देते रहे हैं। चुनाव में भी उन्होंने इस बात को बहुत रखा कि इस देश में धर्म को ज्यादा तरजीह दी गई है और राष्ट्रवाद को या डेवलपमेंट को नहीं दिया गया। लेकिन ये मानने वाली बात है, ये मुझे बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता, उनको मैं ये जब इस चर्चा करता हूं कि धर्म का सीधे ताल्लुक संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा रहता है। और ऐसा ही कुछ मैं आपको बताते चलूं, क्योंकि विश्व के सबसे पुराने देशों में गिनती है इटली की। और यहाँ पे आप देखिए G7 समिट में, जैसे अब हमारे यहाँ जब पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन होता है, जब राम मंदिर का जब वहां पे हमारा उद्घाटन होता है, तो तमाम धर्मगुरुओं को जब बुलाया जाता है तो उस पर बड़ी आपत्ति होती है कि जो है धर्मगुरुओं के अलावा यहाँ पे और लोगों को नहीं बुलाया गया, जो लोग वहां पे, जिन्होंने अयोध्या मंदिर में जिन्होंने अपनी आहुति दी थी, एक तरह से प्राणों की आहुति दी थी, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से स्ट्रगल किया था उस मंदिर को निर्माण के लिए, उनको ना बुला के धर्माचार्यों को बुलाया गया। लेकिन वही जब सभ्यता यहाँ इटली में होती है तब कोई कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पे जो यहाँ के सबसे बड़े धर्मगुरु, यहाँ के ईसाई धर्मगुरु पूरे विश्व में जिनकी एक अलग सम्मान रूप से देखा जाता है, जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य होते हैं, वैसे यहाँ पे सबसे जो वरिष्ठ धर्मगुरु है वो यहाँ पे पोप कहा जाता है। पोप फ्रांसिस वो यहाँ पे आए थे और G7 समिट के सभी जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री हिस्से थे, उस आखिरी दिन वहां पे एक फैमिली, जो दूसरे दिन वहां पे एक फैमिली फोटोग्राफ बोलते हैं, जिसमें सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री साथ बैठे थे। और वहां पे जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री के साथ गले लग करके यहाँ के ईसाई धर्मगुरु, विश्व के ईसाई धर्मगुरु और यहाँ के सबसे सम्मानित जो व्यक्ति जिनको बोला जाता है, क्योंकि देखिए इटली में एक तो सरकार है यहाँ पे और दूसरी यहाँ वेटिकन सिटी है, जिसमें यहाँ पोप की वहां पे एक तरह से पूरा उनका राज चलता है। पोप को राजा बोला जाता है यहाँ पे खास तौर से। और मैं इस समय रोम में मौजूद हूँ, क्योंकि 3 दिवसीय इस पूरे कार्यक्रम के बाद हम रोम पहुंचे हैं, क्योंकि कल मैं यहाँ पहुंचा हूँ। बारी में ये G7 समिट था और रोम में मैं आपको बताते चलूं यहाँ पे, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री की जो प्रेस एडवाइजर थे और जो उनकी खास तौर से उनकी भूमिका रही कि भारत में जिस प्रकार से कवरेज की और हमारी टीम को खास तौर से वहां पे एक अलग तरजीह मिली। मैं इकलौता भारतीय पत्रकार था जब प्रधानमंत्री इटली की संबोधन तो सिर्फ एकमात्र भारतीय पत्रकार को वहां रखा गया था, जबकि 750 पत्रकार पूरे विश्व से आए थे। और आप ये मान के चलिए यहाँ पे जो लीडिंग चैनल्स थे, BBC, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, वहां से भी लोगों में से छटनी की गई थी। और जैसे कि आप समझते हैं कि इटली के अंदर ये कार्यक्रम था, तो यहाँ की जो यहाँ के चैनल्स थे उनको भी तरजीह, उसमें भी उन्होंने पत्रकारों में छटनी की कि नहीं, ये इन लोगों को ही बुलाया जाएगा। संगठन में खास तौर से विशेष कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हम आखिरी दिन उसमें पत्रकारों को सम्मिलित किया था और प्रधानमंत्री जी ने पूरी ब्रीफिंग की, वहां की इटली की प्रधानमंत्री जी ने, और उसमें हमें मौका मिला। और मैं आपको बताते चलो, जिस प्रकार से जो स्थान हमारे देश के लिए है, जो जिस भाव में वो हमें देखते हैं, ये अपने आप में देखिए, कुछ भी सोशल मीडिया पे या विपक्षी सोच उसको कुछ भी बोले, लेकिन हमारे इन दोनों देशों की मित्रता में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें यहाँ के प्रधानमंत्री जॉर्जिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री की अहम भूमिका है। और इन 3 दिवसीय पूरे जो ये समिट था, इसमें खासतौर से मोदी जी के आने से जो भूमिका बनी है, बोलते देखिए पश्चिम में हम भारत को एक अलग नजर से देखा जाता था, यानी कि बहुत हीन भावना से देखा जाता था। लेकिन 2014 के बाद से हमारी यहाँ स्थिति मजबूत हुई है। हम यहाँ पे हमें कई सारी जो विदेश नीतियां बन रही है, उसमें भारत को काफी अग्रणी आने का मौका मिल रहा है। 3 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बार चर्चा हुई थी, जिसमें एक तो क्लाइमेट सिचुएशन को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तमाम देशों में इस बात को लेकर की चर्चा हो कि एकाएक ऐसा मौसम बदलता जा रहा है जिसकी वजह से लोगों को असुविधा हो रही है, उस पर चर्चा हुई। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चर्चा होती है। तीसरी, हायर एजुकेशन के ऊपर चर्चा हुई यहाँ पे। और सिर्फ चर्चा नहीं हुई, उस पर क्रियान्वयन भी हो चुका है। जो जानकारी मुझे मिली है प्रधानमंत्री कार्यालय से, जिन मुद्दों पर
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चर्चा की, उन पर यहाँ पे स्पेशल कमेटी बना दी गई है, जो उस कमेटी को आने वाले समय पे जो भारतीय जो यहाँ के जो प्रतिनिधि होंगे विदेश मंत्रालय के और भारत सरकार के, उनके साथ मिलकर के उसको इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के ये शुरुआत हो चुकी है। देखिए, पश्चिम में बहुत जल्दी क्विक डिसीजन और क्विक काम को लेकर के यहाँ पे एक सभ्यता है। तो मैं आपको बताते चलूंगी, इन पूरे 3 दिवसीय जो G7 समिट था, उसमें भारत एक हिस्सा ना होते हुए भारत की जो भूमिका रही वो सबसे अहम रही। 2 अलग मुद्दे यहाँ पे और भी छाए रहे, खासतौर से यहाँ पे यूक्रेन और रशिया का मुद्दा था, जिसको लेकर के एक तरह से मैं कह सकता हूँ G7 में 2 फाड़ भी नजर आए। एक फाड़ ऐसा था जो ये कह रहा था कि जिस प्रकार से फिलिस्तीन और इजराइल में जब झगड़ा होता है तो उसमें जो तमाम देश हैं उसको बहुत ज्यादा एक सॉफ्ट नजर से देखते हैं, क्योंकि ये माना जाए क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैं इस बात को यहाँ पे रखूंगा कि एक मुस्लिम कंट्री और एक क्रिश्चियन कंट्री, मतलब खासतौर से वहां पे पश्चिम देश और खासतौर से जो मिडिल ईस्ट जिसको मुस्लिम देश बोलते हैं, इस्लामिक कंट्रीज बोलते हैं, वो दोनों आपस में इस चीज को अपने आत्मसम्मान पर ले लेते हैं कि कैसे आपने हमारे पर हमला किया, और दूसरा पश्चिमी देश ये कहता है इसराइल की तरफ से सपोर्ट करके कि यूएस कहता है कि आपने हमारे इसराइल में कैसे हमला किया। तो उसको लेकर के यूक्रेन के राष्ट्रपति ने और यहाँ के जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे और समिट में आए हुए जो प्रतिनिधि थे दूसरे देशों के, वो भी लेकर कह रहे थे कि यूक्रेन के मामले में अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, जिसमें स्विट्जरलैंड में अभी कल एक बैठक खत्म हुई है। उस बैठक में इस बात को लेकर के बात होनी थी कि यूक्रेन युद्ध को लेकर के अभी तक क्या कार्रवाई होने जा रही है, क्यों नहीं रशिया के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। लेकिन मैं अगर बताते चलूं, उसको लेकर के भी यहाँ के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी तस्वीर साफ की। उन्होंने बोला, देखिए वो जहां तक यूक्रेन और रशिया की बात थी, उसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी तक चुप है। उसमें भारत की भी भूमिका यह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात तो की, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने रशिया के साथ जो हमारे संबंध है वो आज के संबंध नहीं, काफी साल पुराने संबंध है, काफी वर्षों के संबंध है। तो यही हमारे देश की, देखिए, नीति का कितना बड़ा असर है और हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो नजरिया है, जो उनका विजन है, वो कितना बड़ा है कि 2 देश जो आपस में लड़ रहे हैं उन देशों के साथ भी समान रूप से हमारे संबंध बने हुए हैं, क्योंकि वो दोनों देश हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान बहुत करते हैं। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया की बात यहाँ पे G7 में उठी, और खास तौर से मैं आपको बताते चलूं कि पश्चिमी देशों में आगे आने वाले चुनाव भी होने वाले हैं, जिसमें खासतौर से कनाडा में अगले साल है, यूके में इस साल अभी है, और फ्रांस में भी इसी साल अभी फ्रांस में भी चुनाव अभी होने, क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति थे वो भी कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में आए थे वहां पे। तो ये एक तरह से समिट में अपने देशों में क्या भूमिका हो सकती है और आगे कैसे ये G7 देश मिलकर के अपने देशों में अपने देशों में प्रगति करेंगे, उसको लेकर के भी खास चर्चा हुई। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आपको बात कहूंगा, जो आपने अपने शुरुआती इंट्रोडक्शन में बोला कि भारत ने अपनी स्थिति मजबूत की है G7 समिट में, और वो निश्चित रूप से आप 100% इस बात को सच बोले। और मैं इसको आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो उनका सम्मान है, जो उनका विजन है, उसके लेकर के सभी देश यहाँ कायल है। और खासतौर से इटली की जो प्रधानमंत्री हैं, वो तो मैं आपको बताते चलूं, भारत की नीतियां, भारत सरकार और प्रधानमंत्री से इतने ज्यादा प्रभावित है कि तमाम उनके जो सुझाव भी प्रधानमंत्री देते हैं यहाँ पे, जो निजी रूप से मुझे यहाँ के प्रधानमंत्री कार्यालय से मुझे जानकारी हुई, उसको बहुत तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और भारत का रवैया बहुत जबरदस्त, और पहली बार मैं आपको बताऊं, यूरोपियन देशों में भारत को जिस प्रकार से देखा जाता था उसमें इतना इजाफा हुआ है सम्मान में, जो मैं आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकता। और आने वाले समय में, क्योंकि भारत पहले कटा रहता था यूरोपियन देशों से, यूएस, और वो हाँ समझते थे कि हम जैसे बहुत सारे कि हमारा देश बहुत पिछड़ा है, हम बहुत एक ऐसा देश है जो कि हमसे बहुत, क्योंकि हम पर अंग्रेजों ने राज किया है, हम लोग की जो सोच है, मानसिकता है, क्योंकि हम लोग की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसको ये समझा जाता है कि जनसंख्या जिस देश में ज्यादा होती है वो देश बहुत पिछड़ा रहता है। लेकिन 2014 के बाद से जो हमारे देश की विदेश नीतियां, जिसमें अहम भूमिका निभाने वाले में हमारे देश के विदेश मंत्री, जो पहले विदेश सचिव थे एस जयशंकर, उनकी भूमिका अहम है। वो एक टीम मेंबर की तरह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, उनके विजन को लेकर के। दूसरा स्थान आता है हमारे एनएसए का, अजीत डोभाल साहब। और अजीत डोभाल साहब है वो एनएसए थे जो यूपीए सरकार में भी एनएसए थे। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी टीम होती है जो उसको पूरा मैनेज करती है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को लेकर के। और तीसरे जो हमारे वर्तमान में जो इस समय विदेश सचिव है विनय जी, उनकी भूमिका बहुत अहम है। मैं आपको बताऊं, एक जबरदस्त टीम हमारे पास इस समय है विदेश मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में, जिनको प्रधानमंत्री समय समय पर दिशा निर्देश उनको देते रहते हैं और उनके सुझावों को लेकर के जो अपने उसमें जो भूमिका होती है उनको बताते हैं, जिसको
जिसको लेके आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो भारत की जो भूमिका और जो भारत का जो स्थान हुआ है वो इससे पहले न कभी था और मुझे लगता है इसके बाद भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भारत की स्थिति को मजबूत किया गया हमारे देश के अंदर, तो हम कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी बात होती है, लेकिन आप इससे बाहर निकलिए तो पता लगता है भारत सरकार और भारत के लोगों के नागरिकों की कितनी यहाँ अहमियत है। और उसका जीता जागता प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूँ कि 750 पत्रकारों में मात्र 65 पत्रकारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जिसमें से भारत से एकमात्र पत्रकार मैं होता हूं जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री इटली की जॉर्जिया के संबोधन में उनकी जो आखिरी दिवसीय ये बैठक के बाद जो ब्रीफिंग देती हैं वो उसमें हम मौजूद हैं। तो इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है कि भारत के और इटली के संबंध कितने मजबूत हैं और G7 में भारत की भूमिका कितनी अहम रही। बिल्कुल, जैसे कि देखिए हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौट चुके हैं, लेकिन जब उनका ये दौरा था उस वक्त देखिए विपक्ष की तरफ से भी कई बार बयानबाजी भी सामने आई। हालांकि आपने कहा कि देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि है या फिर जो उनका डंका है वो देखिए देश नहीं बल्कि विदेशों में भी बजता नजर आया है, लेकिन ये देखिए ये किसी से छिपी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इसके बाद भी विपक्ष इस पर सियासत क्यों करता है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश का दौरा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो देश के पक्ष में ही बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट शब्दों में एक बात मैं आपसे बताऊं। हमारे देश की जो सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो लगभग 2 बार के बाद से तीसरी बार उस पार्टी को इतने नंबर आ गए हैं कि उसको विपक्ष पार्टी का दर्जा मिल चुका है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। इस पार्टी की जो मुखिया हैं उनका जो जन्म स्थान है वो इटली है। लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ के सारे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों जितने भी मौजूद थे यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको बताऊं क्या है ना, जैसे हमारे देश में क्या होता है कि मीडिया को खासतौर से ये माना जाता है, उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो मैं अपने चैनल पे नहीं बोलना चाहता हूँ कि सरकार के विषय में अगर हम कुछ जो तस्वीर जो सरकार प्रस्तुत करती है, जो सरकार ने काम किया है देश, अगर आप उसको दिखाते हैं तो हमारे यहाँ जो विपक्षी सोच है, जो क्योंकि विपक्षी सोच में सब लोग आ जाते हैं, तमाम सोशल मीडिया के जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार जो लगभग 10-12 सालों से जिन्हें नौकरियां तक नहीं मिली हैं, जिनको एक तरह से कहा जाए कि अपने चैनलों से अपनी मानसिकता के चलते उनको वहां से पद अपना छोड़ना पड़ा, उनको वहां से हटना पड़ा या हटाया गया उनको वहां से। वो अपने घर में बैठ करके अपना एक यूट्यूब चैनल चला करके अपनी विपक्षी सोच उन्होंने बना रखी है। और जो सरकार के विषय में जो चीजें अच्छी बताई जाती है, अगर हम बात करें तो चाइना में आप चले जाइए, वहां तो कोई मीडिया ही नहीं, वहां तो सरकार की बात रखी जाती है और वहां एक सरकार ऐसी है और देखिए पूरा देश कितना एकजुट है वहां पे। दूसरे देशों की भी स्थिति में आपको इटली के अंदर मौजूद है, यहाँ पे राय न्यूज RAI न्यूज के नाम से यहाँ का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर है। वो जो चैनल है वो मतलब उस चैनल की प्राथमिकता ये है कि वो अपने जो इस पूरे G7 समिट और इटली के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से काम किया वो उसको दिन भर दिखा रहा है। मैं यहाँ के उसके एडिटर के साथ, उनके सारे जितने भी जर्नलिस्ट थे, जो उनके पूरा स्टाफ था, हम लोग दिन भर उनके साथ बैठते थे। सब सारा काम वही कर रहे हैं, क्योंकि जो देश जिसको चुन करके भेजा गया है उनकी तो नीतियों को आपको दिखाना पड़ेगा ना। उसको दूसरा पक्षी कैसे कह सकता है कि आप वो उसको डैश मीडिया हो चुकी है, वो डैश मीडिया हो चुकी है, ये गलत बात है। तो आपने जो बात कही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपक्षी सोच जो है, आप देखिए यहाँ के जितने भी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, और जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट उनको तो ये माना जाता है, जैसे BBC को हमारे यहाँ ये माना जाता है कि बहुत ज्यादा न्यूट्रल है। नहीं, वो भी मानसिकता के साथ ही यहाँ पे चैनल, वो विदेशी चैनल है, लेकिन मैं आपको बताते चलो उसकी भी एक खास मानसिकता है। मैं आपको बताऊं यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल चैनल थे, लेकिन यहाँ पे किसी ने भी हमारे मुख्य विपक्षी दल के जो मुखिया हैं, जिनको संभवतः आने वाले टाइम पे आपको पता ही कि उनको वहाँ जो इसकी इंडिया अलायंस का उनको एक तरह से चेयरपर्सन के रूप में भी उनको उस तरह से देखा जा रहा है। सबसे उनको पहले भी वो संयोजक थी उसकी जो है, तो वो तो उनका स्थान है, उनका तो गृह देश है यहाँ पे, लेकिन कोई चर्चा यहाँ पे नहीं होती, कोई न्यूज में कोई बात नहीं आती। क्योंकि देखिए क्या है, जो सरकार अच्छा काम कर रही हो, तीसरी बार चुन के सरकार आई है। मैं आपको बताते चलूं सोनिया, सपना की जो इससे पहले हमारी जो एंकर्स थे, मैं उनको यही वाली बात बताता था। पूरे विश्व में ये वाली बात को मैं बार बार इसलिए दोहराता हूं क्योंकि ये हमारे देश के लोगों को जानना पड़ेगा। बहुत सारी हम क्या करते हैं ना कि अगर हमें हमारे जो हमारे को अभी आम का सीजन है, जो आम हम खाते हैं ना, वो सबसे घटिया क्वालिटी का आम खाते हैं, वो आम सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। और जो हम लोग को आदत क्या है, खराब चीजों की आदत है, और अच्छी चीजें हमारे क्योंकि उसका मोल हम लोग नहीं देते यहाँ पे। और मैं आपको बताऊं कि इसी प्रकार से इस देश के अंदर ये जो स्थिति जिसको पूरे विश्व में सब लोग स्वीकार किया, लेकिन हमारे देश में नहीं स्वीकारा लोगों ने, कोरोना काल के बाद से इकलौता देश है भारत जो सरकार यहाँ पे कोरोना में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मैं आपको बताते चलूं कि कोरोना में मेरे पिताजी की भी डेथ हुई थी।
लेकिन मैं आपको ये बताते चलूं कि ऐसा नहीं था कि सरकार 1.5 अरब की जनसंख्या को सरकार ने किस तरीके से उनको मुहैया करा सकती थी उनको कराया। बड़ा देश है। अभी आपके घर में भी, अगर आपके घर में भी उतना राशन आप रखती हैं, आप चलिए घर है, सरकार नहीं है, लेकिन सरकार भी उतना ही राशन रखेगी या उतनी व्यवस्था करेगी। अगर एक साथ सारे लोग भी बीमार पड़ जाएंगे तो क्या किया जाएगा। लेकिन हमारी सरकार ने जिस प्रकार से काम किया, ये इकलौती सरकार है पूरे विश्व में जो पेंडेमिक के बाद, कोरोना के बाद से ये सरकार लौटी है, जिसको इतना अप्रिशिएट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। यूके की सरकार बदल गई। बिल्कुल, तो देखिए तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए अपने कार्यकाल को संभाला, और हालांकि देखिए बयानबाजी तो सामने आता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजमोहन इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह